तो संसाधन एवं विकास, तो संसाधन एवं विकास की सबसे पहले यूपी बोर्ड में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है क्या, कि किस चीज की क्या पहचान है। तो पहचानों को आपको सबसे ज्यादा डिनोट करना है कि कौन सी चीज की क्या पहचान है। मैंने सब चीज की पहचान इस पीपीटी में उतारी हुई है, आपको पीडीएफ के बारे में मैं बता ही चुका हूं। तो संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है। मैंने किया क्या, प्रत्येक वस्तु, चाहे वो कोई भी चीज हो, जैसे आप जिस चीज में देख रहे हैं जो फोन लैपटॉप, उसमें वो भी एक संसाधन ही है। और उसको बनाने में ये प्रौद्योगिकी, हम थोड़ा सा यूं करके है, ये प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, वह संसाधन कहलाती है। तो संसाधन की आप किसी भी प्रकार से डेफिनेशन दे सकते हैं, ये वह चीज जिसके द्वारा, या फिर जो हमारे कामों को आसान करती है, या फिर जो हमारे काम आती है, वह संसाधन है, ऐसे कर कह सकते हैं। या फिर इस डेफिनेशन को कह सकते हैं। डेफिनेशन इसकी तमाम सारी डेफिनेशन इसकी उपलब्ध है। तो हम देखेंगे अब संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों को 4 पार्टों में बांटा गया है, उत्पत्ति के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, विकास के आधार पर। ये 4 पार्टों में इसको बांटा गया है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे जैसे कि उत्पत्ति के आधार के अंदर हमें जैव अजैव, स्वामित्व के आधार पर नवीनीकरण योग्य, नवीनीकरण व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, संभावी, विकसित, भंडारण और संचित कोष, इनके बारे में हम डिटेल्स में अब आगे देखते चलेंगे। तो जैसे कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, तो उत्पत्ति के आधार पर हमने अभी देखा क्या, जैव और अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन ऐसे संसाधन हैं जो हमें जीव मंडल में से प्राप्त होते। जीव मंडल जैसे कि पृथ्वी, जिस पर जीव रहते हैं, जो श्वसन करते हैं, सभी जो जीवों जैसी प्रोसेस करते हैं, वो जीव मंडल होता है। वह यहाँ पर थोड़ी गलती है, जिनमें जीवन होता है वह जैव, जैसे यहाँ पर ऐसे कर लेना है, जिनमें जीवन होता है वह जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि मनुष्य, प्राणी जात, जीव जंतु, पशु पक्षी, इस सभी को हम यहाँ पर लेंगे। अब आता है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन वे सभी संसाधन हैं जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। निर्जीव वस्तुओं, जैसे निर्जीव वस्तुएं चट्टानें हैं, लकड़ी, जैसे लकड़ी से अगर एक कुर्सी बनाई जाए तो वो किस संसाधन में आएगी, अजैव संसाधन में आएगी। अगर कोई कहे कि इससे ये जो कुर्सी है, मेरा भी जैसे अगर मैं कहूँ आपसे एक चेयर, अगर मैं आपसे कुर्सी के बारे में कहूँ कि कुर्सी कैसा संसाधन है, तो ये कुर्सी 2 प्रकार का संसाधन है। एक तो ये अजैव संसाधन है, हम बिल्कुल डिटेल्स में बताएंगे आपको कि कैसे कैसे आपको कोई पूछ ले तो भी आपको कैसे बताए। एक तो ये कुर्सी अजैव संसाधन हो गया क्योंकि किसी वस्तु द्वारा बनाया गया। एक ये कृत्रिम संसाधन और होगा, कृत्रिम। ये कृत्रिम संसाधन आपके जो चैप्टर में नहीं दिया गया है पर वो होता है। कृत्रिम संसाधन कैसे, जैसे मनुष्य के द्वारा या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा कृत्रिम, जो प्रकृति के द्वारा ना बनाया हो। जैसे कि अगर मैं कहूं पेड़, अगर पेड़ पौधों की बात करता हूं मैं, पेड़ पौधों की, तो प्रकृति द्वारा है, प्रकृति द्वारा ये वायु से, हवा से, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा बनाए। लेकिन कुर्सी की जो हमारे पास लकड़ी तो थी पर उसे मनुष्य के द्वारा बनाया गया, तो ये कृत्रिम है। तो ये करके ऐसे करके आपको घुमाने के लिए एमसीक्यूज में आ सकते हैं। और कोर्स में नहीं दिया गया वैसे कृत्रिम संसाधन तो आपको भी नहीं आएगा। फिर भी आप अपनी जानकारी के लिए इसे याद जरूर रखें कि कृत्रिम संसाधन भी कैसे होते हैं। अजैव संसाधन और कृत्रिम संसाधन में अगर कोई डिफरेंस की सिस्टम आ जाता है तो अजैव संसाधन वह अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे चट्टान, और इसमें चट्टानें, धातुएं, सभी जो धातुएं आती है, चट्टानें आती है, सब अजैव संसाधन के अंतर्गत आती है। अब आता है स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। जैसे देखिए इसमें, जैसे कि हमने अभी देखा, उत्पत्ति के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, समाप्यता के आधार पर। इसमें जो सबसे ज्यादा जो मेन है, इसमें जो सबसे ज्यादा डेफिनेशंस आती हैं तो इन दोनों की आती हैं, क्योंकि जैव संसाधन, अजैव संसाधन, नवीनीकरण, अनवीनीकरण, ये आपको सबसे ज्यादा लगातार सुनाई देते होंगे।
शब्द आपने कभी किताबों में या फिर आप 8th 7th की किताबों में देखेंगे तो आपको इन शब्दों का ज्यादातर रिपीटेशन मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा बार आते हैं। नवीनीकरण क्या है, अनवीनीकरण संसाधन क्या है। आप अपनी किताब देखेंगे क्लास 10th की ज्योग्राफी की स्टार्ट करेंगे तो आपको सबसे पहले यही क्वेश्चंस दिखाई देंगे कि नवीनीकरण संसाधन किसे कहते हैं, इसे नवीनीकरण संसाधन से अभिप्राय क्या है, नवीनीकरण संसाधन क्या होते हैं। तो इन सभी की डेफिनेशंस का ही सबसे ज्यादा मेंशन यहाँ पर दिया गया है। तो नवीनीकरण योग्य संसाधन क्या है? वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, वे नवीनीकरण संसाधन होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं आपके घर पर जो प्लास्टिक की बोतल है या फिर पॉलीथीन है वो क्या नवीनीकरण संसाधन है? तो आप क्या कहेंगे? यस। क्यों है? क्योंकि उसे जैसे कि आप फेंक देते हैं तो उससे जैसे कि प्लास्टिक की बोतल को बीनने वाले जो होते हैं जैसे नगर निगम की गाड़ियां वगैरह, यहाँ से जो प्लास्टिक का कारखानों में जाती है प्लास्टिक, इससे आपको नई प्लास्टिक की वस्तुएं बन के आती है। जैसे कि आप पट्टा देखे होंगे, कुर्सियां देखी होंगी आपने, ये कैसे बनती है? इसी प्लास्टिक से बनती है। तो ये भी क्या है? एक नवीनीकरण संसाधन है। जैसे कि वायु, इसमें वायु जल आप इसमें कर सकते हैं प्लास्टिक। यहाँ पर वायु जल का मेंशन ये है क्योंकि वायु को दोबारा वे रिफ्रेश होती रहती है। जैसे कि सांस ली सांस छोड़ी, ये दोबारा क्या होती है? रिसाइकिल होती रहती है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे छोड़ते हैं फिर वो रिसाइकिल होकर ऑक्सीजन में बदल जाती है। जल को कहीं से जैसे कि खराब जल वाष्पोत्सर्जन के कारण फिर शुद्ध जल धरती पर आता है। ऐसे करके प्रोसेस चलती रहती है। अब आती है अनवीनीकरण संसाधन। अनवीनीकरण संसाधन से अगर मैं कहूं कि जो चीज दोबारा पुनर्निर्माण नहीं हो सकती या फिर पुनः चक्रित नहीं हो सकती तो वो क्या होगी? अनवीनीकरण संसाधन। जैसे कि अगर मैं कहूं कोयला, पेट्रोल, डीजल, जीवाश्म ईंधन, क्या ये दोबारा बनाए जा सकते हैं? नहीं। आप कहोगे नहीं, क्योंकि इनको बनने का एक लंबा टर्म का प्रोसेस है। क्योंकि वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया है कि धरती की उलट पुलट होती है तो जो जीवाश्म पेड़ पौधे होते हैं वो नीचे जब दब जाते हैं, फिर जब दोबारा से धरती की संरचना होती है तो उनको खोदा जाता है तो वे जीवाश्म ईंधन, हीरे, कोयला और इनके रूप में हमें प्राप्त होते हैं। तो इनको दोबारा पुनः चक्रित नहीं किया जा सकता कि ऐसे 1 घंटे में इनको दोबारा बनाकर किसी दूसरी वस्तु में नया रूप दे दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये होते हैं अनवीनीकरण संसाधन। एक चीज आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा जो क्या याद रखनी है वो भी आपको बता देता हूं। आपके मैंने किताबों में देखा है पुनः चकित या पुनः चक्रित ना हो या हो, ऐसे करके भी दे देता है। तो पुनः चकित का अर्थ सीधा नवीनीकरण संसाधन से है, नवीनीकरण संसाधन से। और ना मतलब जो रिसाइकिल ना हो वो नवीनीकरण है, जो रिसाइकिल हो जाए वो नवीनीकरण संसाधन है। तो हम आगे देखते हैं पीपीटी को। अब आता है हमारा सबसे मेन समप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तो क्या है? व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अब तक आप समझे मैंने जो संसाधनों के दो टॉपिक्स बता दिए हैं उनको आप देखिए। हम तीसरे टॉपिक पर आ चुके हैं। तो व्यक्तिगत संसाधन वैसे व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है। अगर मैं कहूं ये जो फोन है जिसमें आप देख रहे हैं वो अगर आपका नहीं है तो उस पर वो आपका क्या है? व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, वो आपका क्या है? सामुदायिक संसाधन है। उस पर आपके पापा का अधिकार होगा, आपके छोटे भाई का भी होगा, सबका होगा। तो ये क्या है? व्यक्तिगत अधिकार नहीं है। जैसे कि एक मकान पर एक मकान मालिक का अधिकार होता है, उसके किराएदार का नहीं होता है। तो ये व्यक्तिगत, ये सामुदायिक, दोनों को आप सीखे। आपको डेफिनेशन पर नहीं जाना है, आपको सीधे मेथड से समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। तो उदाहरण में किसी किसान की जमीन या किसी मालिक की मकान, वे संसाधन जिनका उपयोग सामुदायिक सभी लोग करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, उन्हें सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि स्कूल, मंदिर, पार्क, मैदान, इनका सभी के द्वारा प्रयोग किया जाता है तो ये सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। तीसरा है हमारा राष्ट्रीय संसाधन। क्या है? किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हो उसे राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। भौगोलिक सीमा जैसे कि किसी भी कंट्री की एक सीमा होती है, उसके अंदर के जो सभी संसाधन है उस कंट्री का उस पर अधिकार होता है। जैसे कि समुद्र के
समुद्र का जो एरिया होता है, जैसे कि अगर ये समुद्र है तो इसकी जहां तक किसी भी देश की सीमा लगी होती है तो उसका अधिकार उस सीमा से वहां तक उसका अधिकार होता है। उसके बाहर की जो एरिया उस पर सभी का अधिकार होता है, जो भी आता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जैसे तट रेखा के 200 मील की दूरी से पूरे खुले महासागरीय संसाधन पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों का उपयोग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति ली जाती है, जैसे कि हमारे यहाँ पर काम करती है UNESCO। तमाम प्रकार की जो संस्थाएं संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा चलाई जाती है, ऐसे ही सामूहिक कार्यों के लिए वो इन पर कार्य करती हैं। उनके द्वारा यहाँ पर निगरानी भी की जाती है और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे अंटार्कटिका महासागर हो गया, हिमसागर हो गया, ये जो बड़े बड़े सागर हैं अंटार्कटिका, जिन पर किसी का अधिकार नहीं है, उन पर अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा उन पर निगरानी तथा उनकी देखभाल की जाती है। तो हमारा चौथा आ गया है विकास के स्तर पर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तो अब इसमें हम देखेंगे संभावी संसाधन, ओके, थोड़ा विकसित संसाधन, भंडारित संसाधन, संचित संसाधन। देखिए मैंने वहां पर संचित कोष लिखा था तो कोई दिक्कत नहीं है, संचित कोष संसाधन कर लीजिए आप, ठीक है। तो संभावी संसाधन वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है परंतु उनका प्रयोग नहीं किया गया है, वह संभावी संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि हम कहीं कर्नाटक में अगर कोयले की जो खाने हैं या फिर जिसकी भी वहां पर खाने हैं उनका अगर हम खनन नहीं किया गया है तो वो वहीं पर स्थित है, तो वो ना एक संभावी संसाधन के अंतर्गत आएंगे। वो संभावी संसाधन के अंतर्गत मतलब ऐसे संसाधन जिनका खनन नहीं किया गया है, खनन करने से पहले तक, खनन होने के बाद तो पता चल गया कि यहाँ पर ये इसकी खान है, पर खनन ना होने से पहले तो वो हमारे लिए क्या थी, एक संभावी संसाधन थी, संभावना थी वहां पर। अब आता है विकसित संसाधन, वे संसाधन जिनकी गुणवत्ता और मात्रा को निर्धारित किया जा चुका है, विकसित संसाधन कहते हैं। जैसे कि किसी संसाधन का हम कैसे सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास में क्या होता है, किसी भी संसाधन का किस प्रकार प्रयोग करना है जिससे आगे के समय के लिए बना रहे, वो आगे की पीढ़ी के लिए बना रहे, वो इसी प्रकार का जो विकसित संसाधन का जो सिस्टम है वो और सतत पोषणीय विकास का जो सिस्टम है दोनों का एक सा ही है। मतलब संसाधनों की मात्रा, उनकी गुणवत्ता की उनमें कितना बदलाव करना तथा उनका कितना प्रयोग करना, उसकी मात्रा को तय कर देना ही विकसित संसाधन है। तो अब इसी से विकसित संसाधन तथा सतत पोषणीय विकास का जो संसाधन का उसका भी जो सिस्टम है उसको दोनों एक ही है, सेम है। भंडारित संसाधन, पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन जो अभी प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर हैं, उन्हें भंडारित संसाधन कहते हैं। मतलब ऐसे संसाधन जो हमारे पास बहुत बड़ी मात्रा में तो हैं, जैसे कि अगर मैं कहूं कि रिसाइकल्स करने की जो फैक्ट्रीज हैं वो नहीं होती तो हमारे पास प्लास्टिक का कितना भंडारण है, पर जब हमारे पास रिसाइकिल करने की फैक्ट्रियां हैं तो अब हम उस प्लास्टिक का भी यूज कर सकते हैं। और नहीं होती तो क्या है, हमारे पास भंडारित संसाधन तो होता पर हमारे पास वो क्या होती, वो टेक्नोलॉजी नहीं होती जिससे हम उस प्लास्टिक का यूज कर पाते। तो ठीक है, अब आता है संचित कोष संसाधन, वे संसाधन जिन्हें तकनीकी ज्ञान से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु उनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है, वे संचित कोष संसाधन। मतलब ऐसे संसाधन जिन्हें अगर हम टेक्नोलॉजी का अपनी का अगर प्रयोग करें तो हमारे प्रयोग के लिए आ तो जाएंगी पर लेकिन अभी उनका आरंभ नहीं किया गया, उनको आगे के समय के लिए बचा कर रखा गया है, आप यो भी कह सकते हैं, या फिर उन पर इस प्रकार से ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिससे वह आए, क्योंकि वह एक संचित प्रकार में, संचित का अर्थ यहाँ पर ऐसे करके उसे एक बचा कर रख दिया गया जिससे आप पीछे के समय में इसका हम अच्छे तरीके से प्रयोग कर पाए। संसाधनों का विकास, मतलब संसाधन आए कैसे, जैसे संसाधनों का विकास या संसाधनों का प्रादुर्भाव भी कह सकते हैं इसे। जैसे किसी चीज का आना कैसे हुआ, किसी चीज का प्रयोग बढ़िया तरीके से प्रयोग कैसे करना प्रारंभ हुआ। तो संसाधन, मानव अस्तित्व के लिए संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। संसाधन में दो चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक तो संसाधन सीमित है, आवश्यकताएं असीमित है। इस चीज को आपको सबसे पहले याद रख के रखना है। अत्यंत महत्वपूर्ण है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है, कि संसाधन प्रकृति की देन है, इस बात को भी, इसलिए मानव द्वारा इसका अंधाधुंध उपयोग किया गया है जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित मुख्य
समस्याएं पैदा हुई है। मतलब जैसे कि संसाधन, जैसे कि जीवाश्म या फिर कोई भी जो चीज, जो संसाधन आज हमारे पास उपलब्ध है वो प्रकृति के द्वारा दी गई देन है, लेकिन उसका जो मानव के द्वारा प्रयोग किया गया उससे क्या क्या हमारे आगे जो अधाधुंध तरीके से, जैसे कोई मात्रा तय नहीं है, किस तरीके से करना है उसकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है, तो उससे हमारे आगे क्या क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए जो संसाधन का जो सेक्शन बनाया गया है कि संसाधनों को कैसे प्रयोग करना है, इसके बारे में पता चलना चाहिए कि संसाधन का किस प्रकार विकास करना है, कि क्रमिक विकास संसाधन का एक प्रकार का, उसके बारे में ये हमें बताता है कि इन समस्याओं के कारण जो संसाधन के क्रमिक विकास की जो स्थिति उत्पन्न हुई है। जैसे कि हम कहें कि कुछ व्यक्तियों के लालचवश, जैसे अगर मैं लकड़ी की बात करूं तो लकड़ी की, जैसे कि लकड़ी की जो रात में कटाइयां होती हैं, मट्टी की जो ढुवाइयां होती हैं, लकड़ी की अत्यधिक कटाई होती है, पर जिससे जो हमारा क्लाइमेट में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, लेकिन लकड़ी की कुर्सियां भी बन रही है। तो लालचवश में, क्योंकि लकड़ी का ज्यादा से ज्यादा जो भी फैक्ट्री उत्पादन करेगी उसकी कुर्सियां बिकेंगी, टेबल्स बिकेंगी, टेबल्स बिकेंगी तो उसका लाभ होगा, तो लकड़ी भी कटवानी पड़ेगी। तो लालचवश संसाधनों का सबसे ज्यादा ह्रास हुआ है। संसाधनों का समाज में कुछ लोगों के हाथ में आ जाने से संसाधन में समाज दो भागों में बट गया, ये बात सबसे ज्यादा। इसलिए अगर मैं कहूं कि संसाधन, जैसे कि अगर मैं जीवाश्म, कोयला, ये सभी जो ईंधन, जो ऊंचे ऊंचे जो महंगे महंगे ईंधन हैं, अगर अमीर लोगों या फिर कुछ समाज के कुछ लोगों के पास चले जाएं और कुछ लोगों के पास ना हो, तो एक आपको गैप दिखाई देने लग जाएगा। जैसे कि अगर इनके पास अगर संसाधन है, इनके पास अगर संसाधन नहीं है तो ये तो गरीब होंगे, ये अमीर होते जाएंगे। तो संसाधनों का जो असमान वितरण है उससे भी ऐसी समस्या उत्पन्न होती है। संसाधनों के अत्यधिक शोषण से वैश्विक परिस्थितियां जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की संकट पैदा हुआ है। भूमंडलीय तापमान, ओजोन परत में छेद, ओजोन परत में छेद कोई 2011 की इंग्लैंड की रिपोर्ट है। पर्यावरण प्रदूषण, भूमि प्रदूषण आदि इसके प्रमुख कारण हैं। अब आता है सतत पोषणीय विकास, जो कि मैंने विकसित संसाधन के अंतर बताया था, उसकी और इसकी धारणा एक सी है। देखिए, संसाधन का ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की, जो अभी जो हम जी रहे हैं, अब ये तो भावी पीढ़ी, भावी पीढ़ी का मतलब भविष्य। ये यहाँ पर ये आपको शब्द, अगर हिंदी में सबसे ज्यादा शब्द की बात होती है, क्योंकि बहुत से शब्दों का अर्थ आप समझ नहीं पाते तो आप इसका गलत आंसर निकालते हैं। तो भावी पीढ़ी का अर्थ है भविष्य। भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूरी होती रहे, उसे सतत पोषणीय विकास कहलाता है। विकसित संसाधन में भी क्या था कि उसकी गुणवत्ता तथा उसकी मात्रा को तय कर दीजिए, जिससे उसका एक उचित प्रयोग हो सके। और सतत पोषणीय विकास भी इसी धारणा को आगे बढ़ाता है कि संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग कीजिए जिससे वर्तमान में तथा भविष्य में भी वो संसाधन हमारे बने रहें। एजेंडा 21, एजेंडा 21 रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो अमेरिका का एक शायद शहर है, उसमें सन 1999, डेट फिक्स नहीं है, में एक सम्मेलन हुआ था। ये एक राजनीतिक सम्मेलन था। उसमें क्या है, जो पर्यावरण को पहली बार एक राजनीतिक मुद्दे के तौर पर जोड़ा गया था। इसलिए इसमें ये जो सम्मेलन है सबसे ज्यादा मेन हो गया पर्यावरण के क्षेत्र में। और हम अभी पर्यावरण के धुआंधार शोषण, संसाधनों का शोषण के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए इस चैप्टर में इसको जोड़ा गया है। एजेंडा 21, एजेंडा 21, इसमें एजेंडाओं को तय किया गया प्रत्येक राष्ट्र के लिए कि आप अपने शहर में, अपने राष्ट्र में क्या क्या चीजें करेंगे जिससे पर्यावरण का शोषण ना हो, संसाधनों का शोषण ना हो। तो इस पर 1992, देखिए यहाँ पर डेट मेंशन की गई है, 1992 ब्राजील के शहर में रियो डी जेनेरियो में एक संयुक्त राष्ट्र जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक संगठन है, पर्यावरण और विकास में सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्षों ने एजेंडा 21 पारित किया, जिसमें 172 देशों, 108 राष्ट्रीय अध्यक्षों ने इसमें भाग लिया। इस सम्मेलन के बाद यह योजना तय की गई कि एजेंडा 21 की प्रत्येक स्थानीय निकाय अपनी स्थानीय परिस्थितियों, एजेंडा 21 एक तरीके की थीम, प्रत्येक स्थान जैसे कि प्रत्येक राष्ट्र, क्योंकि यहाँ पर स्थान प्रत्येक राष्ट्र को संबोधित करता है, निकाय अपने स्थानीय परिस्थितियों, अपनी स्थानीय, जैसे कि अगर किसी के यहाँ पर संसाधन का अगर विकास कम है तो वो संसाधन का विकास करने के लिए या फिर अपने जो बदलाव करने के लिए, टेक्नोलॉजी में बदलाव करने के लिए संसाधनों का थोड़ा हैवी मात्रा में प्रयोग करना चाहे तो कर सकता है, इतनी नहीं है, पर जो विकसित है वो कम करें। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल भी है इसी बात पर। स्थानीय, थोड़ा रुकिए, हाँ, स्थानीय के अनुसार
तथा उद्देश्यों को ध्यान में रखकर एजेंडा 21 को तैयार किया। एजेंडा 21 में एजेंडाओं को तय किया, एजेंडा मतलब लक्ष्यों को तय किया गया था कि क्या क्या लक्ष्य यहाँ पर रहने वाले हैं, इसको इसमें तय किया गया था। उद्देश्य, जिसका उद्देश्य समान हेतु मतलब सबकी समान हो, जैसे संसाधन बचा रहे, पर्यावरण भी बचा रहे, ओजोन परत में छेद ना हो, बीमारियों का आक्रमण कम हो, सभी देशों में एक अच्छा वातावरण रहे, परस्पर आवश्यकताओं तथा संयोग मिले, मतलब जैसे परस्पर, जैसे जिस चीज की जिसको जरूरत है उस चीज के एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के पर्यावरण क्षति, गरीबी, देखिए गरीबी को भी इसमें मेंशन किया गया क्योंकि गरीबी एक प्रकार का बहुत बड़ी हर राष्ट्र में पाई जाने वाली एक महामारी की तरह है। गरीबी प्रत्येक राष्ट्र में पाई जाती है, चाहे वो कितना भी विकसित राष्ट्र हो, चाहे कितना भी पैसा वाला राष्ट्र या विकासशील हो, और रोगों से निपटना है। इसमें मतलब एजेंडा 21 में 21 एजेंडाओं को या उससे भी ज्यादा लक्ष्यों को तय किया गया था प्रत्येक राष्ट्रों के द्वारा। भारत में अब जैसे कि हमने बाहर देखा, इतना हमें बाहर देखने की जरूरत नहीं है या विश्व में चला जाएगा, हमें देखना है कि भारत में संसाधनों का नियोजन किस प्रकार किया गया, मतलब संसाधनों का प्रयोग करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी को अपनाया गया है। तो उस भारत में संसाधनों का नियोजन, तो संसाधनों की मदद से समुचित विकास करने के लिए यह जरूरी है कि योजना बनाते समय टेक्नोलॉजी, कौशल और संस्थागत बातों को ध्यान में रखा जाए। ये बात जरूरी है। जैसे कि किसी चीज की योजना बना रहे हैं, जैसे कि अगर हम योजना बनाए कि हमें कोई चीज का निर्माण करना है तो हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। अगर इस यहाँ पर कौशल से अर्थ यहाँ पर कौशल से अर्थ यहाँ पर हमारे पास जो चीजें उपलब्ध है, जैसे कि किसी चीज में कारीगरों की आवश्यकता है तो कौशल, साहस, ऐसी चीजों के बारे में हमें बताया गया। प्रथम, जैसे कि आप जानते हो तो प्रथम पंचवर्षीय योजना इंडिया की, प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत ने संसाधन नियोजन में प्रमुख लक्ष्य रखा। जैसे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में जैसे कि भारत के द्वारा कृषि पर सबसे ज्यादा, कृषि जो हमारा संसाधन है, कृषि, भूमि, इन पर सबसे ज्यादा गवर्नमेंट के द्वारा ध्यान दिया गया था प्रथम पंचवर्षीय। तो ये एक योजनाबद्ध, हम सबने संसाधनों का, जैसे कि हमारे पास कृषि है, भूमि जैसे संसाधन का हमने एक योजनाबद्ध तरीके से कैसे प्रयोग किया प्रथम पंचवर्षीय योजना में, कि हमें भूमि पर सबसे ज्यादा से ज्यादा भूमि को संरक्षित करें, ज्यादा से ज्यादा भूमि पर कृषि हो, कृषि के लिए अच्छे बीज हो, उर्वरक हो, खाद हो, उनके लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना पर सबसे ज्यादा एक योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। पूरे देश में विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैं यूपी से बिलोंग करता हूं, तो यूपी में अगर कोई संसाधन अधिक मात्रा में है और उसके बारे में गवर्नमेंट को कोई जानकारी नहीं है, तो उसके बारे में गवर्नमेंट के द्वारा ये किया जाता है कि उसके जो जहां पर जो अच्छे मात्रा के या अच्छी क्वालिटी के संसाधन उपलब्ध है उनकी तालिका बनाई जाए तथा उसे बताया जाए कि यहाँ पर ये चीज उपलब्ध है, तो इसका जिससे एक अच्छी तरीके से कंट्री के लिए प्रयोग किया जा सके। उपयुक्त कौशल, टेक्नोलॉजी, संस्थागत ढांचे को सही इस्तेमाल करते हुए नियोजन के ढांचे को तैयार किया जाता है। मतलब जैसे कि जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसको तैयार करके ही एक नियोजन प्रक्रिया प्रारंभ करनी चाहिए। संसाधन नियोजन और विकास नियोजन के बीच में सही तालमेल बैठना चाहिए। मतलब संसाधन का जो नियोजन है और विकास का नियोजन, ऐसे नहीं है कि संसाधन का तो नियोजन कर रहे हैं पर विकास कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। संसाधन का नियोजन में संसाधन भी उसी प्रकार बचना चाहिए और विकास का भी स्तर, दोनों के बीच में तालमेल हो, थोड़ा बहुत नीचे ऊपर हो कोई दिक्कत नहीं है, पर दोनों के बीच में तालमेल होना बहुत ही जरूरी है। अब आता है संसाधन का संरक्षण, संसाधनों का बचाव। संसाधनों को हम कैसे बचा सकते हैं, तो संसाधनों का उचित प्रबंधन ताकि जल, भूमि, वनस्पति, मृदा इस प्रकार से उपयोग करनी है कि भावी पीढ़ी, मैंने अभी बताया भावी पीढ़ी का अर्थ यहाँ पर क्या है, भविष्य से है, भविष्य की जरूरतों को भी ख्याल रखा जाए। तो संसाधनों का ऐसे प्रयोग करना जैसे भावी पीढ़ी या भविष्य के लिए भी बने रहे। भूमि संसाधन, जैसे कि सर्वप्रथम यहाँ पर हम प्रारंभ करके भूमि संसाधन, भूमि महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भूमि प्रकृति के द्वारा दिया गया सबसे महत्वपूर्ण तथा सबसे, या कह लीजिए कॉस्टली संसाधन है, वो नहीं होता तो हम नहीं होते। ठीक है।
दूसरा इसी के अंदर प्रकृति, वनस्पतियों, वन्य जीवों, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाओं और परिवहन व्यवस्था भूमि पर ही आधारित है। जैसे कि जिन रोडों पर हम आज वाहने चलाते हैं वो किससे, भूमि से ही है। मैंने कहा ना सबसे कॉस्टली जो प्रकृति की हमारे लिए देन है वो भूमि है। आर्थिक क्रियाएं, फसलें उगाना, मानव जीवन भूमि पर है, वन्य जीवन भूमि पर है। तो ये सब चीज जो क्या है भूमि पर आधारित है। तो भू संसाधन हमारे लिए सबसे मेन इंपोर्टेंट संसाधन, तो इसको हमें बचाव करना चाहिए। तो कैसे बचाव करना चाहिए उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। भूमि से ही संसाधन है, इसीलिए हमें इसका प्रयोग सावधानी तथा उचित तरीके से करना चाहिए। भूमि से ही, या कह सकते हैं भूमि से ही संसाधन नहीं है, भूमि से ही जीवन है। और ये भी कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि भूमि हमारी इन सभी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करती है जो कि प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक राष्ट्र की मूलभूत आवश्यकताएं होती है। मानव का जीवन, आर्थिक क्रियाएं, तो भूमि हमारी इन सभी चीजों की पूर्ति करती है। तो आगे देखते हैं। अरे ये क्या हो गया, भारत में भूमि संसाधन, भारत में भूमि संसाधन, तो मतलब भारत में जो भूमि के लिए जो संसाधन है, हमने भू संसाधन पढ़ा, तो भारत में भूमि के लिए क्या क्या संसाधन है। लगभग 33% भू क्षेत्र मैदान है, मतलब जो भूमि के जो क्षेत्र है मैदानी है, 33% ऐसे आ सकते हैं। कृषि और उद्योग विकास के लिए सुविधाजनक है, मतलब कृषि और उद्योग हो सकता है वहां पर, सुविधाजनक है। लगभग 30% भू क्षेत्र विस्तृत रूप से पर्वत स्थित है, जैसे पर्वतों में, पर्वतों के जो क्षेत्र होते हैं, ये जो जगह है, या थोड़ी बहुत यहाँ पर पर्वत हैं, यहाँ पर थोड़ी जगह है, तो ये 33%, 30% ये है, 33% कृषि और उद्योग के लिए है। जो 12 नदियों के प्रवाहों को सुनिश्चित करते हैं, पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं। मतलब 12 माह, जैसे कि इनके अंदर से जो नदियां बहती हैं उनको, वहां पर जो खाली जगह होती है वो भूमि, वो जो क्षेत्र है भूमि का, जहां से नदियां 12 महीने यहाँ पर पूरी ईयर बहती रहती है, उन क्षेत्र के बारे में बात की है। लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। पठारी क्षेत्र में ऐसा क्षेत्र होता है जैसे ऊंचा नीचा सा जो क्षेत्र होता है वो पठारी क्षेत्र है, जिसमें जीवाश्म ईंधन, वनों की अपार संचय हो, जैसे कि जीवाश्म ईंधन के जो होते हैं, जैसे हम कोई सी कोयला फोयला की जो खाने होते हैं उनमें गड्ढा करते जाते हैं, नीचे की साइड गड्ढा करते जाते हैं, तो जो ऐसे जो क्षेत्र होते हैं पठारी क्षेत्र कहलाते हैं। भूमि का उपयोग, भू उपयोग, तो भौगोलिक प्रक्रिया जिसमें जिसके अनुसार भूमि का उपयोग विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। ठीक है, भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व, तो ये जो, जैसे कि भारत में भूमि संसाधन कैसे कैसे कहां पर कितनी कितनी भूमि, ये आपके लिए मेन है। भू उपयोग इतने आपके लिए खास इंपोर्टेंस नहीं रखता है, और आपको नहीं भी याद रहता है क्योंकि इसके 2-3 लाइनें आपको मेंशंस हैं। अब इसमें हम भू संसाधन देखा, अब हम वन में देख रहे हैं। ये जो भूमि की जो उपयोग है उन सभी को हम देखते चल रहे हैं कि भूमि के क्या क्या उपयोग है। वन के क्षेत्रों में कृषि के अनुपलब्ध भूमि, पड़ती भूमि, अन्य भूमि, कृषि योग्य भूमि, शुद्ध बोया क्षेत्र, ये सभी भूमि के क्षेत्र हैं। भूमि का किस किस प्रकार प्रयोग किया, जैसे वन के क्षेत्रों में देखें तो पेड़ों द्वारा एक आच्छादित विशाल क्षेत्र बनाया जाता है। जैसे अगर वन के क्षेत्रों में देखें तो हमें पेड़ ही पेड़ दिखाई देते हैं, तो पेड़ों के द्वारा एक आच्छादित का मतलब होता है एक छाया या फिर एक घेरा बनाना, जैसे कि पेड़ों का एक घेरा सा बन जाता है चारों तरफ, वो एक विशाल पेड़ों का क्षेत्रों का आच्छादित कर देना। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, जैसे कि बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई जाती है, जैसे भूमि की इमारतें, सड़कें, उद्योग। जैसे जिन क्षेत्रों में, जैसे कि हम देखते हैं कि कई क्षेत्रों में जो भूमि होती है वो बंजर होती है, जहां पर कृषि नहीं की जा सकती, तो उन क्षेत्रों में इमारतें, बिल्डिंग, फैक्ट्रीज, ये चीजें बनाई जाती हैं जो बंजर भूमियां होती हैं। पड़ती भूमि, वर्तमान में पड़ती जहाँ कृषि में एक वर्ष में उससे कम समय खेती ना की गई है, वह पड़ती भूमि। जैसे कि ये ऐसी भूमि होती है, जैसे कि अगर मैं ऐसे भूमि का एक सेक्शन बना देता हूँ, जैसे कि एक भूमि का टुकड़ा है, इस पे एक साल से या उससे कम समय से कोई भी फसल नहीं की गई, तो ये हो गई हमारी पड़ती भूमि। तो इसे कह सकते हैं 1 ईयर नो प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये कौन सी भूमि कहलाएगी, पड़ती। ये कहलाएगी हमारी पड़ती भूमि।
ठीक है, अब एक एक से। अन्य, अन्य प्रति जहां 1 से 5 वर्ष से खेती नहीं की गई हो, जैसे अगर मैं कहूं 1 या 5 ईयर्स से खेती नहीं, तो ये कौन सी है? अन्य प्रति। ये आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि जो प्रति भूमि, अन्य प्रति भूमि, वन, कृषि के लिए अनुरूप भूमि, ये क्या है, एक एक नंबर या दो दो नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं कि प्रति भूमि कैसी होती है। तो हम बताएंगे 1 वर्ष या उससे कम समय के लिए यहाँ पर खेती नहीं किया। अन्य प्रति भूमि क्या होती है? एक या 5 वर्ष से अधिक से खेती नहीं की गई हो, प्रति अन्य प्रति भूमि है। अन्य कृषि योग्य भूमि, स्थायी चरगाह तथा अन्य गधोचर, गधोचर वैसे जीव होते हैं। भूमि विविध वृक्षों, फसलों तथा उपवन आधीन भूमि, कृषि योग्य, बंजर, बंजर भूमि 5 वर्ष या उससे अधिक समय तक खाली ही रहती है। ये जो भूमि, कृषि योग्य, बंजर, अन्य कृषि योग्य भूमि, जो कृषि योग्य भूमि जो है, जो 5 वर्ष या उससे अधिक समय तक खाली रहती है, वह अन्य कृषि योग्य भूमि कहलाती है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र, मतलब जो शुद्ध तरीके से ऐसे मत लीजिए कि शुद्ध तरीके से बोया गया क्षेत्र, शुद्ध बोया क्षेत्र। शुद्ध बोया क्षेत्र एक अलग क्षेत्र होता है। एक कृषि वर्ष में 1 से अधिक बोए गए क्षेत्रों को, एक कृषि समय में 1 से अधिक बोए गए क्षेत्र, जैसे कि मैं अगर एक भूमि का टुकड़ा लूं, उसमें एक साल में मैं अगर 4-5 फसलें बो दूं, जैसे कि पंजाब के एरिया में ऐसी फसलें होती है, तो मैं एक से ज्यादा फसलों को बो दूं, तो वो क्या कहलाएगा? शुद्ध बोया गया क्षेत्र। अन्य कृषि योग्य भूमि 5 या उससे अधिक समय तक जो बंजर रहती है, खाली रहती है भूमि। अन्य कृषि योग्य भूमि, थोड़ा रुकिए, इसमें पीपीटी में थोड़ी दिक्कत आ रही है। हाँ, अन्य कृषि योग्य भूमि, अन्य प्रति भूमि 1 या 5 वर्ष के समय तक उस पर खेती नहीं की गई हो, ये खाली रही गई हो, ये बंजर है, इस पर खेती ही नहीं की गई, ये प्रति भूमि है वर्तमान में जहां पर 1 वर्ष से अधिक समय तक खेती नहीं की गई। ठीक है, अब आगे चलते। अब आता है भूमि का निम्नीकरण के कारण। भूमि का जो कम होती जा रही है उसके क्या कारण है? तो भूमि के कम होने के कारण सबसे जो मेन कारण है, खनन, अतिचारण, अति सिंचाई, औद्योगिक वनोन्मूलन। जैसे कि आप भी जानते होंगे, वनोन्मूलन, वनों की कटाई से भूमि पर, जो हमारी भूमि पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। औद्योगिक, जगह जगह पर फैक्ट्रियां लगेगी, प्रदूषण बढ़ेगा, जैसे मृदा प्रदूषण भी होता है, मृदा में प्रदूषण होता है, जिससे उसकी उपज जो कम होती जाती है, उससे प्रदूषण, जैसे कि कारखानों के द्वारा, वनों की कटाई के द्वारा। अति सिंचाई, जैसे खेतों में अधिक पानी, जैसे घर की हो जाती है, आप गांव के एरिया से हो तो घर की सुनाई देने को वर्ड मिलता है आपको। खेतों में अधिक पानी देना, जैसे खेतों में जो फसलों में ज्यादा से ज्यादा पानी भरा रहता है, तो उसकी जो फसल जो उगाने की जो उसके अंदर जो क्षमता होती है, जैसे केंचुए, जैसे बताते हैं कि केंचुए के द्वारा जो फसल का अधिक से अधिक बढ़िया स्ट्रॉन्ग की जाती है उसकी मिट्टी को, वो क्या है, केंचुए ज्यादा पानी के कारण उसमें मर भी जाते हैं, तो उसकी क्या, उसकी उर्वरकता तथा उसकी शक्ति खत्म हो जाती है भूमि की। अतिचरण, जानवरों के लिए चरगाहों के द्वारा या जानवरों के द्वारा। खनन, खुदाई करके, जैसे ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों के भीतर से भीतर खुदाई कर देते हैं, जैसे खनन क्षेत्रों में चली जाती है भूमि, तो उनसे भी भूमि का निम्नीकरण, मतलब भूमि का जो लेवल है उसका धीरे धीरे जो प्रतिशत का जो हिस्सा उसका कम होता आ रहा है, इन सभी कारणों के द्वारा। अगर मैं मानूं कि कुछ परसेंट इसमें घट गई, कुछ परसेंट इसमें, कुछ परसेंट इसमें, तो 100% भूमि का कितना बचा? बहुत कम परसेंट बचा। तो इससे धीरे धीरे ये कारण जो, ये एकदम से प्रभाव नहीं है, इनका एकदम से प्रभाव नहीं, जैसे कि अगर हम वनोन्मूलन कर रहे हैं तो अरे इतनी भूमि कम है, कल एक भूमि खत्म हो जाए, ऐसा नहीं। पर धीरे धीरे चलता रहता है। ये सब प्रोसेस बहुत हाई लेवल पे होती रहती है, हमें नहीं पता होता, पर बहुत हाई लेवल पे प्रोसेस होती रहती है, जिससे भूमि का धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब आगे आते हैं भारत में भूमि का उपयोग के प्रारूप के प्रकार। भूमि उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू-आकृति, मृदा, जलवायु तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति, परंपरा इत्यादि शामिल हैं। मतलब जो भारत में भू उपयोग, मतलब जो भूमि का जो उपयोग के प्रारूप, मतलब भूमि का उपयोग कैसे कैसे करना चाहिए, किस किस
किस किस चीज में करते हैं, जैसे कि बहुत से प्रौद्योगिकी की क्षमता, संस्कृति, जैसे भूमि को अपनी संस्कृति मानते हैं, जय जवान जय किसान की तरह परंपराएं जुड़ी होती है भूमि के साथ हमारी। ये इसके प्रारूप प्रकार है। अब आता है भूमि संरक्षण के उपाय, भूमि को कैसे बचाएं, जैसे कि भूमि को संरक्षित कैसे करें, भूमि संरक्षण कैसे होगा। अब आता है कि भूमि को संरक्षित कैसे हम कर सकते हैं। तो वनोन्रोपण, पशु चारण पर नियंत्रण, खनन पर नियंत्रण, औद्योगिक जल का परिष्करण। जैसे कि वनोन्रोपण जो वनोन्मूलन था, खनन के बारे में अभी बताया, खनन पर नियंत्रण, पशु चरण जो जीव जंतु के बारे में, जैसे कि मैंने अभी जो ये रही जानवर अतिचरण जो सेक्शन था वो यहाँ पर आ गया। पशु चरण, पशु को चरगाह पर नियंत्रण करना चाहिए। पशु की चरगाह मतलब जैसे कि पशु खेतों में जा जाकर जो भूमि को, जो फसलों को खा जाते हैं, फसलों को खा जाते हैं, इससे भी बहुत बड़ा वो होता है। पशु, इसके लिए पशुपालन, इसके लिए सबसे ज्यादा सरकार के द्वारा पशुपालन को प्रोत्साहित किया जाता है। वनोन्मूलन, अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाया जाना चाहिए। जैसे कि वनोन्मूलन के द्वारा तो पेड़ पौधे कम हो रहे हैं, अगर लगाएंगे भी नहीं तो क्लाइमेट का जो संतुलन है वो बिगड़ सकता है। तो औद्योगिक जल का परिष्करण, कारखानों से निकलने वाला अवशिष्ट जल का रोकथाम, जैसे कि कारखानों से निकलने वाला जो अवशिष्ट जल होता है वो खेतों में या फिर भूमियों पर चला जाता है, उससे क्या उसका भी हमें उस पर भी रोक लगानी चाहिए। खनन पर, खुदाई पर रोकथाम करनी चाहिए। मृदा संसाधन, अब हम मृदा के अंतर्गत आ चुके हैं। तो मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी में ही खेती होती है। मिट्टी की कई जीवों का प्राकृतिक आवास भी होता है। जैसे मिट्टी हमारा भी आवास है, जैसे कि प्राकृतिक जीव, जैसे कि कीड़, यहाँ पर कीड़ों से बात की गई है, कीड़े या फिर अन्य ऐसे निम्न स्तर के जीव होते हैं जो कि मिट्टी में मिले हुए होते हैं, जैसे कि केंचुआ जो कि फसल के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी माना जाता है। वो मिट्टी के साथ उनका बहुत फैमिलियर रिलेशनशिप होती है, फैमिलियर उनकी एक रिलेशनशिप उनके साथ होती है। तो मृदा के सेक्शन में आ चुके हैं, मृदा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो मृदा का निर्माण कैसे होता है, जैसे कि मृदा जो आज जो हमारे पास मिट्टी है, हम जो करके धरती से उठाते हो कहते हैं मृदा है, मिट्टी है ये। तो ये मिट्टी कैसे आई, ये मिट्टी क्या है, कैसी है, इसके कितने टाइप्स हैं, क्या क्या होती है, कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, कैसी कैसी मिट्टियां होती है, हम तो सबको ही मिट्टी कहते हैं। तो देखिए मृदा के निर्माण की प्रक्रिया अत्यंत ही धीमी होती है। देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है मिट्टी की जो निर्माण की प्रक्रिया धीमी, और हम जो हमारे खर्च करने की प्रक्रिया है वो बहुत तेज है। मतलब जो बनने का प्रोसेस है वो धीमा है और खर्च करने का प्रोसेस तेज है, तो कोई चीज का कैसे संतुलन बन जाएगा, कैसे संतुलन हो सकता है। तो इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मात्र एक सेमी मृदा बनाने के लिए हजारों वर्ष लग जाते, मतलब एक बहुत कम मात्रा में मृदा बनाने के लिए हजारों वर्ष लग रहे हैं, पर लेकिन हम हजारों वर्षों में कितनी संख्या में मृदा का हनन कर चुके होंगे, क्या आप इस बात को जानते हैं? नहीं। मृदा का निर्माण सेलों के अपघटन की क्रिया से होता है। मृदा का निर्माण कई प्राकृतिक कारकों और महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती है, जिसकी जैसे तापमान, पानी का भाव, पवन। जैसे कि आप कहोगे कि तापमान का भी मृदा पर प्रभाव पड़ता है। पानी का भाव, जैसे कि मृदा जो कि ज्यादा पानी, जैसे कि बांध, इनमें मृदा को जो अपने साथ बहा कर ले जाती है, जैसे कि जो मैदानी क्षेत्रों में जो कृषि उपजाऊ मृदा थी वो पानी के साथ बहकर चली गई, तो जो उपजाऊ मृदा थी वो बहकर चली गई, तो वो जो क्षेत्र बंजर क्षेत्रों में आ गए, फिर उन पर इमारतें बन गई। तो जो पहले जो उपजाऊ क्षेत्र था अब वो और भी खराब क्षेत्र में परिवर्तित हो गया। तो जो पानी का भाव, पवन, जैसे कि पवन मृदा को उड़ा ले जाती है, जैसे कि मृदा को जो मैदानी क्षेत्रों में होती है ज्यादा तेज पवनें होती है, तो मृदा को जो उपजाऊ मृदा ऊपर की जो मृदा होती है उसको अपने साथ उड़ा कर ले जाती है, ये भी मृदा के हनन में आती है। अब आते हैं मृदा के प्रकार। तो मृदा जो है हमारी 6 प्रकार की होती है, वैसे तो मृदा के कई सारे प्रकार होते हैं, लेकिन अगर आपकी जो क्लासेस में मेंशन है, जो आपकी क्लास में मेंशन है, वो आपके सिर्फ 6 प्रकार की मृदा क्लासेस में मेंशन की गई है किताब में। तो जलोढ़ मृदा, पहाड़ी मृदा, मरुस्थलीय मृदा, लेटराइट मृदा, काली मृदा, लाल पीली मृदा, ये 6 प्रकार की मृदाएं के मैंने चित्र समेत आपके लिए प्रस्तुत किए हैं।
आप इन्हें देख सकते हैं। आपको लिखना कुछ नहीं है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सिर्फ क्या करना है, लोकेश राहुल एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर जाना है। टेलीग्राम चैनल को आपको सर्च भी करने की आवश्यकता नहीं है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप टेलीग्राम चैनल पर चली जाएंगे, आपको इस चैप्टर का नाम डालना है, उसकी आपको वहां पर वीडियो मिल जाएगी। वीडियो के नीचे आपको पीपीटी फॉर्मेशन में सब नोट्स वहां पर अवेलेबल किए गए हैं, पीडीएफ। आप आराम से अपना जब आपका मन करे उनको लिख सकते हैं, आप यहीं पर आप रिवीजन कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, जलोढ़ मृदा, काली मृदा। मैंने बताया ना, मृदा के हम पहले टाइप्स देखेंगे, फिर मृदा के कहां पर कौन कौन सी मृदा पाई जाती है, क्योंकि ये क्वेश्चन क्लास 10th में बहुत ज्यादा है कि जैसे कि अगर कहें कि जलोढ़ मृदा के कितना प्रतिशत हमारे पास है, कहां पर पाई जाती है, ये एक माइनरी क्वेश्चन है जो कि आपके किताब बुक्स में पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा भारत के लगभग 45% क्षेत्रफल में पाई जाती है। देखिए जलोढ़ मृदा क्या है, एक ऐसी थोड़ी कीचड़ टाइप की, जो नदियों के किनारे जो मृदा सी पाई जाती है ना, वो जलोढ़ मृदा के क्षेत्र होते हैं। जैसे कि आप वैसे जो पानी के भीतर की जो खेती होती है, जैसे कि शायद तरबूजा या अन्य जो फल है उनकी खेती शायद इसी मृदा में की जाती होगी। इस मिट्टी में पोटाशिक बहुलता होती है, तो पोटाश की जो बहुलता मतलब पोटाश की जो जो फसल के लिए अच्छी होती है, उसकी जो बहुलता इसमें बहुत ज्यादा है और मृदाओं की अपेक्षा इसमें बहुत ज्यादा है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी आदि तंत्रों से विकसित होती है। जैसे कि सिंधु नदी आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन जो आपने देखा होगा, हड़प्पा सिविलाइजेशन, वहां पर सिंधु सभ्यता के बारे में, सिंधु के आसपास की जो नदियां उसके पास ये मृदा पाई जाती है। गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, इनके आसपास ये पाई जाती है। रेत, सिलट तथा मृतिक के विभिन्न अनुपात में पाई जाती है। जैसे रेती फॉर्म, ये क्या है, अनुपात में ये इन प्रकार से पाई जा सकती है फॉर्मेशंस में। रेतीली, सिलट जैसे न्यो करके, जैसे ऐसे ऐसे टाइप में, या फिर न्यो करके भी पाई जा सकती है। और मृतक, ये और किसी इसका और तरीके से पाई जा सकती है। आयु के आधार पर पुरानी जलोढ़ मृदा, जैसे कि अब इसमें एक सेक्शन आता है पुरानी जलोढ़ और नई जलोढ़। पुरानी जलोढ़ को बांगर, मैं से इसे और कलर अलग अलग कलर कर देता हूं जिससे आपको पुरानी मृदा को बांगर और नई मृदा को खादर यहां पर कहा जाता है। नई जलोढ़ को हम कहते हैं खादर और पुरानी जलोढ़ को कहते हैं हम बांगर। ठीक है, बांगर और खादर आपको पूछा जा सकता है कि बांगर क्या है, तो पुरानी जलोढ़ बांगर है और नई जलोढ़ खादर है। बस इतना सा ही नॉर्मल क्वेश्चन आता है इसमें। अब आती है हमारी काली मृदा क्या है, तो रंग काला एवं अन्य नाम रेंगर मृदा है। जैसे कि काली मृदा और रेंगर मृदा एक ही मृदा है। अगर आपसे कोई कहे कि काली मृदा है या फिर रेंगर मृदा के बारे में बताइए, तो दोनों एक ही मृदा है, आप अलग अलग मत समझिएगा। तो रेंगर मृदा और काली मृदा एक ही मृदा है। इसे टिटेनिफेरस, मैग्नेराइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति होती है। ये अलग प्रकार का एक मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट है, जिसका नाम यहाँ पर ये रहा टिटेनिफेरस। इसकी जैसे कि इसमें आपने देखा कि पोटाश की बहुलता होती है, इस काली मृदा में इस मैग्नेटाइट की बहुलता या फिर जो इसकी स्थिति है बहुत ज्यादा होती है। बेसाल्ट चट्टानों को टूटने फूटने के कारण इसका निर्माण होता है। जैसे कि जो चट्टान है, जैसे कि ये बेसाल्ट जैसे कि कोई चट्टान या फिर चट्टानों का कोई एक फॉर्मेशन होती होगी, जैसे कि ये चट्टानी है, ये जो चट्टानी जैसे कि इसमें से क्रैक आकर ये यहाँ पर गिर जाए चट्टान, तो इसकी जो मिट्टी निकलेगी इसके अंदर से, जो टूटने के बाद जो कण होंगे उस मृदा में ये इससे इसका निर्माण होता है। ये टूटती है धीरे 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 धीरे। जैसे कि हमारे क्षेत्रों में पहाड़ी क्षेत्र, मैंने अभी बताया कि पहाड़ी क्षेत्र हमारे यहाँ बहुत ज्यादा, कोई 30% में पहाड़ी क्षेत्र पाए जाते हैं, तो पहाड़ी क्षेत्रों में इसकी मृदा भी बहुत पाई जाती है, कोई 25-30% की मृदा हमारे यहाँ पर होती होगी। इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की बहुलता अधिक होती है। जैसे कि इसमें पोटाश है, ऐसा नहीं इसमें पोटाश अकेला, इसमें और भी होंगे, पर लेकिन इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता है। इसमें सिर्फ पोटाश की बहुलता अधिक है। ये कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। जैसे कि कपास की जो खेती होती है, जिसमें रुई का जो उपजाई जाती है, उसके लिए काली मृदा सबसे उपयुक्त मृदा के रूप में मानी जाती है। तो ये पाई जाती है। जैसे कि महाराष्ट्र के क्षेत्रों में देखिए, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पठार में पाई जाती है। पठार के क्षेत्रों में, जैसे कि इसने अभी बताया कि पहाड़ों से टूट टूट कर इसका निर्माण होता है, तो पठार के क्षेत्रों में, मालवा, सौराष्ट्र,
इन क्षेत्रों में पाई जाती है, जो कि जैसे कि मालवा, जो कि अहिल्याबाई होलकर का जो क्षेत्र है वहां पर पाई जाती है। अब आती है लाल पीली मृदा और लेटराइट मृदा। लाल पीली मृदा लोहे के कणों की अधिकता के कारण रंग लाल तथा कहीं कहीं पीली भी पाई जाती है। मतलब जैसे कि मेरे लोग आप कहेंगे कि लाल पीली का क्या मेंशन है, तो ये इसने इसीलिए बताया कि लाल और पीली का ही ऐसे मेंशन है, कहीं कहीं पीली भी, क्योंकि इसमें लोहे लोहे के कणों के, जैसे लोहे की खानों के आसपास जो, अगर मैं कहूँ तो लोहे की खानों के जो खुदाई के आसपास जो मृदा निकलती होगी शायद वो लाल पीली मृदा होगी, क्योंकि इसमें लोहे की कणों की अधिकता है, तो लोहे की खान के आसपास लोहे की अधिकता अधिकता अधिक होगी, तो अधिकता अधिक होगी, तो इसलिए इसकी जो लोहे की खगानें होती हैं, जो लोहे की खगानें होती हैं उनके आसपास लाल एवं पीली मृदा अधिक पाई जाती होगी। अम्लीय प्रकृति की मिट्टी है, ये जो मिट्टी है, जैसे कि लाल और पीली जो मृदा है वो अम्लीय प्रकृति का होना इसका लोहे के कारण है। अगर लोहे की इसमें अधिकता अधिक नहीं होती तो ये लाल और पीली शायद ना होती। चूने के इस्तेमाल से उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि अगर इस मृदा में, जैसे कि इस मृदा का अगर हम एक बॉक्स लें, एक बॉक्स में इस मृदा को भर लें, लाल पीली मृदा को, और इसमें अगर हम चूना डाल दें, तो ये जो मिट्टी है, अब जो ये मृदा है ये अधिक उपजाऊ मृदा हो चुकी है, क्योंकि लाल पीली मृदा ये पहले ही थी, और इसकी उर्वरता को बढ़ाने के लिए इसमें चूना बताया गया है। इसमें अगर हमने चूना और मिला दिया तो इसकी उर्वरता अधिक हो गई। तो यह उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा और मैदान के पहाड़ों में पाई जाती है। सबसे पहली बात, इनमें आपको क्षेत्रों को ध्यान रखना है, तो हम क्षेत्रों को दोबारा रिवीजन करते हैं। जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। काली मृदा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, सिंध, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। लाल पीली मृदा, लेटराइट मृदा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा। जैसे क्या है उड़ीसा, और आप कहेंगे उड़ीसा उसमें, उड़ीसा ऐसे बहुत सी मृदा आसपास क्षेत्र में पाई जाती है। असम, ये भी पहाड़ी क्षेत्र है, इसके भी पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्रों की सबसे ज्यादा मृदा है। ये दो तीन जो मृदा हमने अभी देखी, ये काली, जैसी काली मृदा थी वो भी पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती थी। तो कर्नाटक, इसका जो लेटराइट मृदा है उसका क्या है, उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है लेटराइट मृदा, जो कि अधिक उच्च तापमान, ज्यादा से ज्यादा तापमान और क्या अधिक वर्षा वाले, तापमान भी अधिक है और वर्षा भी अधिक है, ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे कि उड़ीसा क्षेत्र, जो तमिलनाडु के जो दक्षिणी क्षेत्रों में हमारे यहाँ बारिश भी अधिक होती है और तापमान का भी रेशियो बहुत ही हाई रहता है। भारी वर्षा से अत्यधिक निचालन का परिमाण है, मतलब जो वर्षा का जो अधिक मात्रा में यहाँ पर होती है उसी का ये जो परिमाण है, ये लेटराइट मृदा है, वर्षा तथा इसका जो उच्च तापमान है, इन दोनों का जो मिश्रण है उसी का परिणाम ही लेटराइट मृदा है। उसका जो निकल के आने वाला जो मिश्रण है वो लेटराइट मृदा है। इसीलिए चाय, काजू और के लिए आदि को, जैसे कि हमने, जैसे कि हम फिल्मों में वगैरह में हम देखते हैं कि जैसे कि असम के क्षेत्रों में हमें ज्यादा चाय के बारे में, तमिलनाडु के क्षेत्रों में काजू, उड़ीसा, केरल के क्षेत्रों में काजू तथा चाय का अधिक उत्पादन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां पर लेटराइट मृदा, और लेटराइट मृदा किसका परिणाम है? लेटराइट मृदा उच्च तापमान तथा अधिक वर्षा का परिणाम ही लेटराइट मृदा है। अब आती है मरुस्थलीय मृदा। अब जगह के बारे में हम सभी के बारे में बात करते हुए चल रहे हैं, जगहों को आपको सिर्फ याद रखना है। मरुस्थलीय मृदा, रंग लाल एवं भूरा, इसका रंग लाल और भूरा होता है, रेतीली तथा लवणीय, शुष्क जलवायु तथा उच्च तापमान के कारण जल का वाष्पन दर अधिक होता है। जल का वाष्पन दर मतलब जैसे कि एक होता है बादल, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, तो ये वाष्प होते हैं, बाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो क्रिया इसमें का दर अधिक होता है। का दर क्या है? यहाँ पर जो बाष्पोत्सर्जन की जो सिस्टम है इस जो मिट्टी के अंदर, जैसे मिट्टी कहते हैं ना, मिट्टी पानी पी रही है, उसका जो बाष्पोत्सर्जन का, इसका जो पानी जो उसको पीती है वो ये मिट्टी, मरुस्थलीय मृदा, उसका जो बाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया वो हैवी होती है। तो ये ज्यादातर रेगिस्तान के क्षेत्रों में ये पाई जाती है मृदा, ये हैवीश और नमी की मात्रा कम होती है। और जब बाष्पोत्सर्जन ज्यादा करेगी तो इसके अंदर नमी की मात्रा कम होगी, तो ये जब इसीलिए ज्यादातर ये हमें राजस्थान और रेगिस्तान के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा ये पाई जाती है।
सिंचाई प्रबंधन के द्वारा उपजाऊ बनाया जा सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में किसी पर्वत या पर्वत श्रृंखला के तल पर पाया जाने वाला क्षेत्र, उदाहरण के लिए पश्चिमी घाट की पहाड़ियां, अर्थात पश्चिमी घाट के तल पर पाया जाने वाला क्षेत्र पहाड़ी, मतलब जो पहाड़ी क्षेत्रों पर जो मृदा हमें पाई जाती है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर जैसे कि इस मृदा के बारे में बात कर रहे थे, ये भी पहाड़ी क्षेत्र पर थी, जैसे कि ये नहीं है, थोड़ा पीछे चलते हैं। पहाड़ी मृदा वो कहलाती है। अब आगे बढ़ती है। 19वां दक्कन ट्रैप, प्रायद्वीपीय पठार का काली मृदा वाला क्षेत्र, उसका निर्माण लावा मिट्टी, जैसे लावा जैसे कि एक इस प्रकार का होता है लावा, आपने कई मूवीज वगैरह में देखा होगा इस प्रकार का, इसके अंदर थोड़ा लाल लाल टाइप का कुछ खदकता रहता है, उसकी जो मृदा होती है ये भी बहुत ही काली मृदा की टाइप में ही रहती है। ये मृदा बहुत ही उपजाऊ मानी जाती है, उसका मिट्टी द्वारा हुआ है, लावा मिट्टी के द्वारा हुआ है, बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र तथा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। जो लावा की जो मृदा होती है, जो काली काली सी थोड़ी रेड रेड टाइप की जो मृदा इसके नीचे ऊपर से निकल के आती है, ये कपास की खेती के लिए बहुत ही अधिक उपजाऊ मानी जाती है। इसे दक्कन ट्रैप भी कहते हैं। अब आता है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन मतलब मृदा जो नष्ट होती जा रही है, इससे कैसे हो रही है? तो मृदा का कटाव और उसका बहाव की प्रतिक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मतलब मृदा का धीरे धीरे जो हनन होता जा रहा है, ये कैसे हो रहा है? ये मृदा नष्ट हो रही है, ये क्या है? इसे मृदा अपरदन कहते हैं। जैसे कि हर चीज का एक अलग नाम होता है, उसी प्रकार जैसे कि मृदा का अपरदन कहा जाता है। ठीक है, मृदा अपरदन के कारण देखिए, सब चीज की जो मृदा है, संसाधन है, इन सभी के संसाधन है, जैसे कि जलवायु का या फिर किसी भी चीज का हो, पर्यावरण का हो, इनमें वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खगान की प्रक्रिया, प्रकृति एवं तत्व का पतन, कृषि के गलत तरीके, ये जो है ये तो मिट्टी के साथ हैं, ये मिट्टी से जुड़े हुए, ये मृदा से जुड़े हुए, ये सब में पाए जाते हैं। ये सभी प्राकृतिक समस्याओं का कारण है। ये सभी प्राकृतिक समस्याओं का कारण है। ये तीन चीज ये मृदा से जुड़े हुए हैं, क्योंकि प्राकृतिक तत्व जैसे पतन, हिमनदी जैसे नदियों का जो होता है, कृषि के गलत तरीके, जैसे कृषि का अगर गलत प्रोसेस से अगर कृषि की जुताई करते हैं, जिससे उसकी जल्दी से जल्दी उर्वरकता खत्म हो जाती है और उस क्षेत्र को बंजर घोषित कर देती है तथा उस पर फैक्ट्रियां बन जाती है, जिससे जो मृदा है उसकी मृदा का अपरदन होता है। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू के क्षेत्रों में पवन के द्वारा जो उपजाऊ मृदा को उड़ा ली जाती है, फिर वह क्षेत्र बंजर हो जाता है, जिससे मृदा का अपरदन होता है। तो ये मृदा की है। वनोन्मूलन भी मृदा पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ों की कटाई होती है, तो उन क्षेत्रों में नए नए भवनों, इमारतों का निर्माण हो जाता है। अति पशुचारण के द्वारा मिट्टी और निर्माण, खगान की प्रक्रिया के द्वारा मिट्टी को खोदते जाते मिट्टी की उनकी उर्वरकता से उन्हें कोई संबंध नहीं होता, मिट्टी का सिर्फ उन्हें खनन करना होता है कोई नई चीज की तलाश में। तो ये सभी कारण क्या है? मृदा के अपरदन के कारण भी है, और ये जो तीन कारण है ये सभी प्राकृतिक समस्याओं के कारण है, और ये जो है मृदा के कारण है। मृदा अपरदन के समाधान क्या हो सकते हैं? तो ढलाव वाली भूमि पर समोच्च रेखा में समांतर हल चलाने से, मतलब जैसे जो ढलाव, जैसे कि ऐसे करके, जो अगर मैं कहूँ ये पहाड़ है, ये ढलाव का जो क्षेत्र है, जैसे कि आपने कभी असम के क्षेत्रों में कई मूवीज में देखा होगा, तो जो चाय है उसे थोड़ा ऐसी प्रोसेस में उगाया जाता है, इस प्रोसेस में, जिससे इसमें पानी ना रुके, इस प्रोसेस में। तो उस भूमि के अनुसार, मतलब इसमें जो हमें समाधान के क्षेत्र में सबसे ज्यादा कहने का अर्थ ये है कि जो मृदा है या फिर जो मृदा की जो उस प्रक्रिया इस तरीके से वहां पर जो उपस्थित है, उसका एक उचित तरीके से प्रयोग करें, जिससे उसे अधिक से अधिक तो उर्वरकता बढ़े उसकी, तथा उसका अपरदन कम हो। जैसे कि अगर मृदा थोड़ी उबड़ी खबड़ है
ऊंची नीची है, तो उसको उसी प्रोसेस में कोई नई तरीका उसमें अपनाया जाए, ना कि उसे छोड़ दिया जाए। इसका सबसे बड़ा ये चीज हमको करनी है समाधान में। सबसे पहला ये है, ये नहीं है कि समांतर पैरेलल करो या फिर टेढ़ा सीधा करो, ये नहीं। उसको जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस में थोड़ा बदलाव करके उसे सही तरीके से करें। उसे बंजर घोषित करने से अच्छा उसको उससे अधिक उर्वरक बनाने के तरीकों को खोजें। ढलाव वाली भूमि पर सीढ़ी बनाकर, जैसे कि अब देखिए यहाँ पर ढलाव वाली भूमि पर समोच्च रेखा में, यहाँ पर ढलाव वाली भूमि पर सीढ़ी बनाकर, तो मतलब उन्होंने बंजर स्थित उसको बंजर घोषित करने के स्थान पर उसमें उर्वरकता बढ़ाने तथा उस पर खेती करने के नए नए नियोजनों को निर्माण किया है। बड़े खेतों पर पट्टियां में बांटकर, खेतों के चारों तरफ पेड़ों के कतार में लगाकर, मेखला बनाकर पेड़ों को, जैसे कि यूं करके यहाँ पर एक पेड़ बना दिया, यहाँ पर एक पेड़ बना दिया, यहाँ पर एक पेड़ बना दिया, यहाँ पर चार बगल पेड़ बनाकर, जिससे इसे पवन अप्रदान नहीं हो सके इसमें। अब हम आते हैं अब नलिकाएं। बहता हुआ जल, इसके अंदर ये बहता हुआ जल मृतक युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें अब नलिका कहते हैं। जैसे कि क्या है इसकी, अगर यहाँ पर मैं एक अगर मैं मृदा का एक सेक्शन बना देता हूँ, तो जैसे कि यहाँ पर अगर मैं जल का अगर जैसे भाव तेज है, तो यहाँ पर जो मृदा है, जो उपजाऊ मृदा है, उसको ही साथ अपने साथ बहाकर ले जाएगा। यहाँ पर इसकी जो क्या है, इसकी जो धाराएं निकल कर आ रही है जल की, इसे अपने साथ ही से बहाकर ले जाएंगे, जिससे मृदा का क्या होगा, इस ज्यादा से ज्यादा प्रदान हो सकता है। तो इसे ऐसे करके नहीं किया जाना चाहिए। इसके बारे में ये हमें बताता है। उखत भूमि, पवन अप्रदान जो पवन को उड़ा कर ले जाती है। उखत भूमि ऐसे जोतने योग्य नहीं रहती, उसे उखत भूमि कहते हैं। जो भूमि जोतने योग्य नहीं रहती उसे उखत भूमि कहते हैं। पवन अप्रदान, जैसे पवन मैदान के क्षेत्रों में पवन के द्वारा जो मृदा को उड़ा कर ले जाता है, उस प्रोसेस को पवन अप्रदान कहते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। अगली वीडियो आपकी कल आ जाएगी। कल आपकी जो सेकंड चैप्टर है उस पर वीडियो आ जाएगी। आपको पीडीएफ के बारे में मैंने वीडियो में बता दिया, आपको लास्ट बार और बता देता हूं। आपको ये सभी जो पीपीटीज हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अच्छी बनी है तेरी।